सब कुछ ही गलत चल रहा है। बेसिक बेसिक चीजें ये कर नहीं पाते हैं। हमारे जीपीएस चोरी हो गए, टैक्स पेयर का पैसा है, पर कैसे चोरी हो गए किसी को पता नहीं। वो जो पहले जूनियर थे आज सीनियर बन चुके हैं और वही अपने जानने वालों को हायर करते हैं और वही वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। माननीय प्रेसिडेंट साहब एफएफ के उन्होंने मीडिया में अनाउंस कर दिया कि मैं प्राइवेट जेट अरेंज कर रहा हूं इंडियन फुटबॉल टीम को लेके। ना प्राइवेट जेट अरेंज हुआ, इंडियन टीम मैच खेलने गई जेदा, मल्टीपल फ्लाइट्स पकड़ के गए, हमारे प्लेयर्स एयरपोर्ट पे सोए। 2 आदमियों को और नाम लेना चाहूंगा। उस चीज के बाद अगले 3 साल नेशनल टीम की धज्जियां उड़ गई। इंडियन फुटबॉल टीम का जो अभी थाईलैंड के अगेंस्ट रीसेंट मैच हुआ, इतना डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट तो आ ही रहे हैं हमारे। नवंबर 2023 से अभी तक हमने कुवैत को हराया था नवंबर 23 से, और अब आ चुकी है 2025 जून में हम खड़े हैं। हमने एक मैच जीता है, वो भी मालदीव्स के अगेंस्ट। अभी आप देखोगे तो मालदीव्स को आई थिंक सिंगापुर एट अ टाइम 3-0 जीत रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाइल कमिंग लाइव विद दिस वीडियो। तो एक मैच जीता है हमने। उसके अलावा हमारी सीनियर टीम की परफॉर्मेंस, प्लेइंग स्टाइल, सब की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। और ये कहानी अगर मैं बोल दूं सारी की सारी टीम्स में हमारी लागू होती है। वुमेन्स टीम की भी यही कहानी है, यूथ टीम्स की भी कहानी है। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, जो फुटबॉल देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो भी पूछते हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मुझे जानते हैं और जो लगता है कि मैं इंडियन फुटबॉल में काम कर रहा हूं या मैं इंडियन फुटबॉल के बारे में जानता हूं, तो मेरे से पूछते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फुटबॉल टीम। मुझे लगा एक डिटेल सीरीज की जा सकती है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। कोशिश करूंगा कि आज वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रख पाऊं, बिकॉज लिख के जरूर आया हूं मैं बुलेट पॉइंट्स, बट ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये मैं कोशिश, जितनी नॉलेज मैंने इकट्ठी करी है, लास्ट 15 साल हो गए हैं काम करते करते, इंडियन फुटबॉल में इन्वॉल्व होते होते। 2007 से जर्नी स्टार्ट हुई थी और कम्युनिटीज़ बिल्ड करते करते, और कुट के ज़माने से फुटबॉल की कम्युनिटी बिल्ड करते करते, देन फेसबुक, देन फोरम्स, एंड देन उसके बाद फेसबुक पेज बनाया इंडियन फुटबॉल टीम का। जो आज पेज आप देखते हैं फेसबुक पे, वो मैंने बना के 2015 पे एएफए को गिफ्ट किया था 500K लाइक्स पे, बाय द वे। तो आप जान सकते हो कि किस किस लेवल पे मैंने काम किया। 2015 में ही खेलनाओं की भी जर्नी स्टार्ट हुई, जो एक मीडिया कंपनी है जिसका स्टार्ट ही कंपनी बनी थी फोकसिंग ऑन इंडियन फुटबॉल। तो सारे के सारे डोमेन्स में मैंने काम किया है, देखा, लोगों को जानता हूं। और आज इन वीडियोस के बाद काफ़ी सारे लोग तो मुझे शायद अब बात भी ना करें और बॉयकॉट कर दें, पर ठीक है, मुझे लगा ये बताना जरूरी है कि क्या गलत है इंडियन फुटबॉल टीम के साथ। पहला जो पॉइंट है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या है आपको बता दें। ये एक स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इंडिया की एक स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिसकी ऑफ कोर्स पेरेंट बॉडी फीफा है, बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर भी आती है और साई के अंडर भी आती है, अनलाइक बीसीसीआई जो एक प्राइवेट बॉडी है। एएफएफ एक प्राइवेट बॉडी नहीं है, आपको ये बता दें, इसलिए आईटीआई एक्ट वगैरह भी एएफएफ के अंदर लगता है। एएफएफ के कहानी सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो बहुत सारे जितने विजन डॉक्यूमेंट हमने निकाले, किसी स्पोर्ट्स ने नहीं निकाले हैं। बट अगर क्या गलत चल रहा है एएफएफ के अंदर, बहुत सब कुछ ही गलत चल रहा है। मैं बहुत टाइम से बोल चुका हूं, बिल्कुल एएफएफ के अंदर प्रेसिडेंट चेंज हो चुकी है, लीडरशिप चेंज हो चुकी है, दूसरी लीडरशिप आई और वो भी अब खात्मे की तरफ जा रही है, उनका भी जर्नी खत्म हो रही है। पर कुछ लोग हैं जो उस टाइम भी सेम थे, अभी भी सेम है और आगे भी सेम रहेंगे। वो अपना बढ़िया दादागिरी उन्होंने एएफएफ के अंदर अपनी जमा के रखी है उन लोगों ने। क्यों भैया दादागिरी? उनको लगता है कि भाई एएफएफ में काम कर रहे हैं तो पावर आ गई उनके हाथ में। आप उनको कुछ काम, उनसे हेल्प मांगो, कुछ काम करने के लिए बोलो, तो कभी आपकी सुनेंगे नहीं जब तक उनका मन नहीं होगा उस काम करने के लिए। स्टार्ट करते हैं एएफएफ के अंदर। पहला जो रॉन्ग है वो नेशनल टीम डिपार्टमेंट। नेशनल टीम डिपार्टमेंट की कहानी आपको अगर मैं बताना तो इतनी सारी कहानियां हैं, खत्म नहीं होगी। बट नेशनल टीम डिपार्टमेंट मल्टीपल यूथ टीम्स भी देखते हैं आपकी और सीनियर टीम्स भी देखते हैं। बेसिक चीजें ये कर नहीं पाते हैं लॉजिस्टिक्स के, और इसमें मैं बोलूँगा साथ में इनका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी है। हमारे जीपीएस चोरी हो गए एयरपोर्ट से, बाय द वे, एंड टैक्स पेयर का पैसा है, पर कैसे चोरी हो गए किसी को पता नहीं। ठीक है, एएफएफ को बोला गया था कि आप उनको कोरियर कर दीजिए। जब भी आप अवे गेम्स के लिए जाते हो या टूर्नामेंट्स के लिए जाते हो तो इंडिया से आप एंड टू एंड कोरियर सर्विस के लीजिए। नहीं, हम तो चाय, समोसे, रिपेयर, पानी, पेन, पेपर, वेबसाइट मेंटेनेंस में पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, पर इन चीज़ों में नहीं। जीपीएस चोरी हुआ तो इंडियन फुटबॉल टीम ने, सीनियर टीम ने आपकी पूरे 1.5 से 2 साल बिना जीपीएस के फुटबॉल खेला। आप समझ सकते हैं फुटबॉल आपका चल रहा है, डेटा टेक इतना इंपॉर्टेंट है, पर आपकी टीम के पास कोई ना जीपीएस है ना कुछ है। नेशनल टीम डिपार्टमेंट में जो बंदे थे
प्रफुल्ल पटेल के एरा में आज भी मेजॉरिटी बंदे वो हैं, और उनकी आप क्वालिफिकेशन पता कर लीजिए, उनके जो पुराने काम है पता कर लीजिए, उन कामों की हालत खराब है। वो जो पहले जूनियर थे आज सीनियर बन चुके हैं, और वही अपने जानने वालों को हायर करते हैं और वही वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। नेशनल टीम डिपार्टमेंट की अगर आप और कहानी देखो, लॉजिस्टिक्स इश्यूज, हांगकांग इंडियन टीम ने हांगकांग जाना है मैच खेलने थाईलैंड से, 8 प्लेयर को वीजा हमारे कब मिला, कल कल शाम तक उनका वीजा कंफर्म नहीं हुआ था। तो आप लगाओ ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है वीजा लेना, फ्लाइट बुक करना, ठीक है। सारे प्लेयर्स मेजॉरिटी टाइम सेम फ्लाइट पे नहीं होते हैं, अलग अलग फ्लाइट्स को जानी होती है। इसमें ऑफ कोर्स लीडरशिप का भी हाथ है। फॉर एग्जांपल एक कहानी आपको बता दूं, इंडियन टीम का जो डाउनफॉल हम बोल रहे हैं, कुवैत के अगेंस्ट हमने 1-0 मैच जीता नवंबर 2023 में। उस टाइम हम एज ए इंडियन फुटबॉल फैन सपने देख रहे थे कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में जाएंगे। क्यों? कुवैत का गेम अवे था, हमें लगा अवे हमने उनको हरा दिया है। अब इसमें हमारे ग्रुप में अफगानिस्तान के 2 मैचेस हैं और हमारे कुवैत से होम मैच है। कतार से हम कुछ करते नहीं करते, अगर इन मैचेस में हम होम मैच में अच्छा करा तो हम हो जाए। अब आप कहानी देखिए, मार्च में अफगानिस्तान से होम में मैच था, आप ये देखिए अफगानिस्तान से हम खेलने गए, अवे जेदा में मैच था, और उस मैच से पहले हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब एएफएफ के, उन्होंने मीडिया में अनाउंस कर दिया कि मैं प्राइवेट जेट अरेंज कर रहा हूं इंडियन फुटबॉल टीम को लेके, ताकि वो जेदा जाएं, क्योंकि जेदा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी इंडिया से, और वापस आए, क्योंकि 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस से उस पर इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर खड़ा था। हुआ क्या, ना प्राइवेट जेट अरेंज हुआ, और ऑफ कोर्स जैसे प्राइवेट जेट की कहानी छोड़ दीजिए आप, सेम टाइम पे ऐसा नहीं है ना, आपको जाना है मार्च में, जब आपकी बल्क लोग जा रहे हैं, आपको पता है आपके 23 से 24 लोग जाना है, आपका आप पे टीम शीट नहीं है, बट आप एजेंसीज के थ्रू बल्क बुकिंग पहले भी करा सकते हो, जो एएफएफ की एक लॉजिस्टिक टीम है वो कर सकती है। बाद में आप एक वीडियो भी किया था मैंने कि लॉजिस्टिक टीम में किन किन बंदों को डाला जाता है, वो कैसे आते हैं, वो आप देखना कभी जाके। उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, बट उसके बाद उससे पहले हमारी लॉजिस्टिक टीम ने सेंसिबल काम नहीं करते हो कि हम बल्क बुकिंग पहले से कर ले, एजेंसी के थ्रू, कि आप हमारे लिए 25 या 30 टिकट रिजर्व रखिए, ये हमारा फ्लाइट रूट है, हम आपको नाम आपको बाद में दे देंगे कौन से बंदे इन फ्लाइट टिकट्स पे जाएंगे। ये सुविधाएं अवेलेबल है, आप मेक माई ट्रिप पे भी यूज कर सकते हो, जो इंडियन पोर्टल्स हैं, और एजेंसीज तो ऑफ कोर्स है, एएफएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज का एक्सेस भी है। आप ये सोचिए ना, अफगानिस्तान तालिबान उस टाइम पे कंट्रोल में आया था अफगानिस्तान के अंदर, इंडियन टीम मैच खेलने गई जेदा, मल्टीपल फ्लाइट्स पकड़ के गए, हमारे प्लेयर्स एयरपोर्ट पे सोए, और ऑफ कोर्स हमने अफगानिस्तान से मैच हमने ड्रॉ करा, वहां पे हमें मैच जीतना चाहिए था। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान रन बाय तालिबान, उस मैच के बाद जेदा के बाद गुवाहाटी में मैच था, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को सेम अफगानिस्तान के गुवाहाटी में 3 या 4 दिन का मैच खेलना था। जस्ट इमेजिन, अफगानिस्तान फेडरेशन, जो मतलब जो कंट्री आप बात करते हैं जहां एक तालिबानी गवर्नमेंट है, हमें पता है उनकी हिस्ट्री, वो जेदा से गुवाहाटी हमसे पहले पहुंच गए, जबकि वो मैच डे के बाद नेक्स्ट डे निकले थे मॉर्निंग में। हमारी टीम मैच के तुरंत बाद वहां से निकल गई और गुवाहाटी लेटर ऑन पहुंची। कई बार हम परफॉर्मेंस पे सवाल उठाते हैं, पर ये फैक्टर्स कोई देखते नहीं है। तो भाई इसमें ये जो नेशनल टीम डिपार्टमेंट है, ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, ये इनका की रोल है, ये बैकबोन है, और ये बैकबोन में बेसिक काम ठीक नहीं कर पाते। वीजा के इश्यूज पहले भी हुए हैं, पहली बार नहीं हुए हैं। फ्लाइट टिकट्स बार बार कोचिंग स्टाफ के बोलने के बाद कि हमें एक फ्लाइट में भेजिए, मेजॉरिटी इंडियन प्लेयर्स एक फ्लाइट में जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको टिकट बुक ही नहीं कर पाते टाइम से। अब आते हैं लीडरशिप के ऊपर। प्रफुल्ल पटेल का एरा खत्म हुआ, सबने, मीडिया ने सपोर्ट किया, फैंस ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, लीडरशिप आई मिस्टर कल्याण चौबे जी की, साथ में आए थे साजी प्रभाकरण जी, आए 6 महीने में इनकी लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए इस चीज के ऊपर एक चीज और बता दूं, लीडरशिप, अगर आपकी फेडरेशन अच्छा काम करेगी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये एएफएफ को, ये जो लीडरशिप आई थी, इन्होंने बना दिया पीआर मशीन। पीआर मशीन किसकी? अपनी पीआर मशीन। अनाउंसमेंट एफसी बोलते हैं ना फुटबॉल क्लब, हर दूसरे दिन नए अनाउंसमेंट आए। आज की डेट में 2002 साल में जो इतनी, मतलब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन 2022 से लेके 2025 पूरा होने वाला टर्म, लगभग अगले साल तक आप देखोगे जितनी उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, 90% अनाउंसमेंट का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अनाउंस हुआ। और लीडरशिप को अगर नंबर दिए जाए पिछले 5 साल के काम के लिए, तो 0 नंबर दूंगा। इन्होंने जो काम पहले भी हुआ था उस काम की धज्जियां उड़ा दी, वो काम खत्म कर दिया। एज सिंपल एज दैट आपको बता दूं, जो काम डेवलपमेंट इंडियन फुटबॉल में पहले भी, उन कामों की धज्जियां उड़ा दी। और लीडरशिप को ब्लेम बिल्कुल जाएगा
साथ में गलती मानने के बजाय ये एआईएफएफ को एज अ पीआर मशीन यूज कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। और ये मैं पूरे ही 4 साल में जो अलग अलग लीडर्स आए हैं डिफरेंट सबके बारे में यह बात बोलूंगा कि टीम फुटबॉल को प्रायोरिटी देने के बजाय अपने आप को प्रायोरिटी देते रह गए और आपस में ही लड़ते रह गए। उसके बाद आता है एक मेजर वॉइड हुआ था हमारे ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर। जो इंडियन फुटबॉल के फैंस हैं उनको ये बात नहीं पता, मैं बता दूं 2015 में इंडियन फुटबॉल का एक ऐसा ही फेज आया हुआ था। 2013 में हमने एक डच कोच अपॉइंट किया था, विम कोरमेंस, जो रॉबान के थ्रू कोच आए थे। आज की डेट में वो एएफसी के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड कोच थे। उस टाइम पे भी उनको इसलिए अपॉइंट किया गया था कि 2012 में डेरिक परेरा इंडिया के कोच होते थे, और सॉरी डेरिक परेरा और इंडियन कोचेस अलग अलग थे, डेरिक परेरा नहीं थे वहां पे, सेवियो मेडेरा थे। उन्होंने नेहरू कप भी जीता। उसके बावजूद फैंस की डिमांड थी कि हम लोगों को लॉन्ग बॉल नहीं खेलना है, हम लोगों को अच्छी पासिंग फुटबॉल खेलना था। उसके लिए एक डच कोच लाए, विम कोरमेंस, 2013 में। वो एरा भी ऐसे ही था। वहां पे आपको याद होगा ब्लैटर फीफा प्रेसिडेंट थे, वो आए, उन्होंने स्लीपिंग जायंट बोला इंडिया को। और 2012 में हमने एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था, लक्ष्य 2022। उस चीज के बाद अगले 3 साल नेशनल टीम की धज्जियां उड़ गई। विम गवर्नमेंट्स के अंडर हम वो कोशिश कर रहे थे पासिंग फुटबॉल खेलने की, इंडियन टीम्स गोल मारना भूल गई, इंडियन टीम्स फुटबॉल खेलना भूल गई, और हमारी रैंकिंग 2015 में हम 172 फीफा रैंक हो गए। आप कह लो वन ऑफ द वर्स्ट रैंकिंग फॉर इंडियन फुटबॉल टीम कंसीडरिंग जो भी है हमारा साइज एज अ कंट्री साइज। फिर क्या हुआ, स्टीफन कॉन्स्टेंट की कमबैक हुआ इंडियन टीम में। भाईचुंग भूटिया ने उस टाइम पे एक रोल प्ले किया था कि एक्स कोच थे इंडिया, उनको लेके आए। उन्होंने एक ट्रांजिशन पीरियड किया इंडियन फुटबॉल टीम में। उस टाइम पे उन्होंने 23 से 24 डेब्यू दिए उन्होंने पहले ही 6 महीने में अपने टेन्योर के। और इंडियन टीम आपको याद होगा अर्नब मोंडाल, सौमिक डे, विकास जहरू, ये प्लेयर जो लेटर 30s में थे, उनको लाए जरूर टीम में, उनको यूज किया एज स्टॉप गैप। जो नेपाल के अगेंस्ट हमारा प्लेऑफ था वो जीतने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 2 में जाएं। हमारा नेपाल से 15 दिन में मैच हुआ, हमने नेपाल को घर पे हराया, अवे ड्रॉ किया और हम क्वालिफाई हो गए। उसके बाद अदर देन स्टीफन कॉन्स्टेंट को आज सब लोग कैरेक्टर याद कर रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा किया, उनको भी गाली देते थे लोग प्लेइंग स्टाइल के ऊपर, स्पेशली प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर। 2 आदमियों को और नाम लेना चाहूंगा। अभिषेक यादव, जो उस पीरियड में इंडियन जो पीरियड आया 2015 से 2019 एशिया कप, जिसे कहते हैं गोल्डन पीरियड, रिसेंट टाइम में हमारा इतना बड़ा को हमने ट्रॉफियां जीते, गोल्डन पीरियड सक्सेस में, और जो हमने रिवैम्प किया अपनी नेशनल टीम को। अभिषेक यादव डायरेक्टर ऑफ नेशनल टीम थे। कुछ कमियां जरूर थी इनके काम करने के स्टाइल में, उन्होंने, और साथ में चिराग तन्ना, आपको ना पता हो चिराग तन्ना पुणे एफसी जो एक क्लब था, कह लो आप इंडिया का फर्स्ट प्रोफेशनल क्लब था इंडिया का एक तरीके से, ये बात आप कह सकते हो। 2008 में आया था, पुणे से उन्होंने क्लब स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने पुणे एफसी के साथ। और उसके बाद लेटर ऑन 2015-16 में चिराग तन्ना ने एफएसडीएल और या रिलायंस कह लो आप, उन्होंने ज्वाइन किया, और वो उन्होंने ही अभिषेक यादव के साथ मिलके एक इंडियन फुटबॉल टीम का एक प्लान बनाया कि कैसे हमारी ये 172 रैंक है इसको बेटर किया जाए। रैंकिंग का कोई फायदा नहीं है, रैंकिंग एक नंबर पर, एक फायदा जरूर है, रैंकिंग के बेस पे ही आपके क्वालिफायर्स के ड्रॉ होते हैं, और पॉट, किस पॉट में आप आते हो उस पॉट पे आपको डाला जाता है। चिराग तन्ना और अभिषेक यादव ने मिलके एक प्लान बनाया और इन्होंने प्रायोरिटी दी नेशनल टीम को। पहली बार हमारी नेशनल टीम को एक डेडिकेटेड सीईओ या डायरेक्टर मिला जो अभिषेक यादव थे, जिन्होंने यहां पे जाके नेशनल टीम कम्युनिकेशन स्टार्ट किया कोचेस के साथ, स्पेशली स्टीफन के साथ, एंड उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चालू करी। 2019 तक ये बहुत बढ़िया चला, क्योंकि इसमें एफएसडीएल को रिप्रेजेंट कर रहे थे चिराग तन्ना, एआईएफएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहां पे अभिषेक यादव एंड स्टीफन। इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चला, स्काउटिंग नेटवर्क बना इंडिया में, इंडिया की रैंकिंग ऊपर गई। हम 8 साल के बाद एशिया कप हमने क्वालिफाई भी किया, अगर आपको याद ना हो आपको बता दें, हमने एशिया कप क्वालिफाई किया। उस चीज में आगे बढ़ते हैं, जब अभिषेक प्रफुल्ल पटेल गए तो अभिषेक यादव भी गए। चिराग तन्ना ने अब एज ऑफ नाउ एफएसडीएल छोड़ दिया है, पर जो वॉइड था ना बीच में कि नेशनल टीम कोच और एआईएफएफ के बीच में 2 प्रोफेशनल लोग थे, वो चले गए। काफी टाइम तक नेशनल टीम का कोई डायरेक्टर नहीं था। आज की डेट में वो डायरेक्टर है सुब्रतो पॉल। अभी तक उन्होंने मेजर कुछ काम, मेजर स्टेप्स उन्होंने लिए नहीं है। कोशिश वो कर रहे हैं चीजें ठीक करने की, पर जो काम पहले, मैंने बोला जो पहले काम किया जा रहा था अभिषेक यादव चिराग तन्ना के टाइम पे, वो काम जीरो कर दिया गया जब ये नई लीडरशिप आई। उसको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करी, सारे के सारे पावर
जो लीडरशिप आई, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने लग गए एआईएफएफ और नेशनल टीम की। आप एआईएफएफ में जो करना करो, नेशनल टीम की जिम्मेदारी आपको प्रोफेशनल लोगों के हाथ में देनी चाहिए थी, और वो जिम्मेदारी लेके इन्होंने अपने हाथ में ले ली और हाथ में लेके सारा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया नेशनल टीम का। अब आज आते हैं हमारे मैंने जैसे बोला जनरल सेक्रेटरी डिफरेंट रहे हैं पिछले 4 साल में, और एफएफ प्रेसिडेंट एक रहे हैं मिस्टर कल्याण चौबे। इनका रोल, मिस्टर चौबे ने एएफएफ को एक पीआर मशीन की तरह यूज किया है। आप किसी भी विंग के हो, आप लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एज अ फुटबॉल फैन आप नहीं चाहोगे कि इंडियन फुटबॉल को अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाए। पॉलिटिक्स के लिए क्यों? आप देखो आरएसएस के चीफ जा रहे हैं कल्याण चौबे जी के घर, अच्छी बात है, जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, अच्छी बात है। वो पोस्ट कोलैब हो रही है इंडियन फुटबॉल टीम के इंस्टाग्राम से। मतलब क्या आप करना चाह रहे हो? फुटबॉल के लिए आए हो, फुटबॉल तक रहने दीजिए ना। आप उनसे मिल रहे हो, आप ट्रम्प से मिल रहे हो, हमें क्या लेना? आप उसको इंडियन फुटबॉल में क्यों घुसा रहे हो? ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया। शायद उनके एडवाइजर खराब थे। मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैंने ये सुना है कल्याण चौबे के दिल में इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छी चीजें हैं, करना चाहते हैं वो। एक उन्होंने कुछ चीजें करी भी, एशियन गेम्स में इंडियन टीम को भेजना, जो प्रफुल्ल पटेल 2018 में नहीं कर पाए, 2022 में कल्याण चौबे ने करी। पीआईओ ओसीआई को मुद्दे को उठा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक पहुंचाना उन्होंने किया। और उसके अलावा उन्होंने मेजॉरिटी जो काम किए हैं एएफएफ के ऊपर, हम तो फुटबॉल टीम के साइड में और बहुत सारी चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म काम किए हैं। जैसे अनाउंसमेंट एफसी की मैंने बात की थी, अनाउंस कर दिया चार्टर्ड प्लेन अरेंज कर पाएंगे, कभी अरेंज कर नहीं पाए, अनाउंस कर दिया अरेंज किए बिना, और बाद में धोखाधड़ी कर दी हमारी फुटबॉल टीम के साथ। तो इनका रोल है। अब एक और मेजर सब हेड है एएफएफ के अंदर, टेक्निकल कमिटी। टेक्निकल कमेटी रिजाइन नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती पता नहीं, पर शर्म के मारे जो हमारी टेक्निकल कमेटी है, और लेजेंडरी फुटबॉलर है बाय द वे, आई एम विजयन, प्रेसिडेंट इस कमेटी के। एज अ फुटबॉलर सैल्यूट है, पर एज अ टेक्निकल कमेटी हेड आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप आगे बढ़िए, छोड़िए इसको। क्यों? टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है कि टेक्निकली एडवाइस करना है एएफएफ को, कोचेस के ऊपर, नेशनल टीम के डेवलपमेंट के ऊपर, यूथ कोचेस के ऊपर। हमारी टेक्निकल कमेटी की कहानी आपको देखी, आपने क्या कहानी है। आई एम विजयन सर, यहां पे सर बोल रहा हूं, ब्रिलियंट फुटबॉलर, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज और काम उनको बिल्कुल नहीं है। और टेक्निकल कमेटी की जो मेजर रोल होता है, और ये पिछली कमेटीज में बताऊंगा, कोचिंग अपॉइंटमेंट। जब ईगोस टी मैच भी अपॉइंट हुए तब भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया ढंग से टेक्निकल कमेटी द्वारा। जब मनोलो मार्कस भी अपॉइंट हुए तब भी कमेटी के टेक्निकल, इसमें एएफएफ का भी आता है, एएफएफ ने ओवरराइड भी किया है टेक्निकल कमेटी को, तब भी टेक्निकल कमेटी स्पाइन नहीं दिखा पाई। और मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है एएफएफ के अंदर, आप रिजाइन करिए, आप विलन मत बनिए, आप लेजेंडरी फुटबॉलर हो, प्लीज प्लीज इंडियन फुटबॉल को हेल्प करिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपकी टेक्निकल कमेटी कोई हेल्प नहीं कर रही है। अब आते हैं टेक्निकल डायरेक्टर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। टेक्निकल डायरेक्टर का काम होता है कोचेस अपॉइंट करना यूथ टीम में अलोंग साइड टेक्निकल कमेटी। बहुत मोटी सैलरी ले रहे हैं टेक्निकल डायरेक्टर। लास्ट जो अभी करंट है, लास्ट सैलरी मुझे पता था 5 लाख ड्रॉ कर रहे थे, आज की डेट में सैलरी क्या है किसी को नहीं पता। थोड़ा पीछे जाते हैं, 2012 में रॉबेन, जो वर्ल्ड फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल में लेजेंडरी नाम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में और बाकी कंट्रीज में बहुत काम किया था, वो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर होते थे एंड वो डिजर्व करते थे टेक्निकल डायरेक्टर होना। जब ये न्यू रिजीम आई, कल्याण चौबे जी की रिजीम, टेक्निकल डायरेक्टर यहां पे जो भी है, इन्होंने अपनी दोस्ती यारी में पहले एक सिंगापुर से एक टेक्निकल डायरेक्टर लाए जिनको 8 लाख की सैलरी देते थे, और 8 लाख की सैलरी में बता रहा हूं, काम उन्होंने कुछ खास किया नहीं, पैसे ले गए अपना बढ़िया और निकल गए बाहर सिंगापुर वापस। उनके अंडर एक असिस्टेंट टेक्निकल डायरेक्टर डाला गया, उनका नाम है सैयद पासा। उनकी एक यूथ टीम इन्होंने इंडिया की कोच करी और असिस्टेंट कोच होते थे चेन्नई एफसी के। आज की डेट में उन्होंने उनको रिप्लेस किया था टेक्निकल डायरेक्टर। इनकी अपॉइंटमेंट्स आप देखिए, कोचेस अपॉइंटमेंट देख लीजिए और कोई भी टेक्निकल डिसीजन देख लीजिए, अभी तक कुछ खास इन्होंने वहां किया नहीं है। बढ़िया सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब की तरह पर्क्स एंजॉय किए जा रहे हैं, और यूथ टीम्स की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, वर्स्ट इन आवर हिस्ट्री। आज तक 2015 से हमने एक भी एशिया कप अंडर 17 लेवल पे मिस नहीं किया था, पहली बार मिस हुआ है। किसकी लीडरशिप, किसकी टेक्निकल लीडरशिप में? सैयद पासा की लीडरशिप में। उनकी जिम्मेदारी थी अंडर 17 टीम को प्रिपेयर करना। हर बार अगर बिबियानो फर्नांडिस की टीम एशिया कप क्वालिफाई नहीं कर रही थी, इस बार कैसे क्वालिफाई नहीं करी? 2 ही बार मिस किया हमने, कोविड में जब एशिया कप नहीं हुआ तो हम मिस कर गए, और इस बार अंडर एक सैयद पासा की लीडरशिप में हमारी एक यूथ टीम जो हमेशा अच्छा करती थी वो भी बेकार करने लगी, वो भी एशिया कप क्वालिफाई नहीं किए। उनकी जॉब पे भी कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि लोगों को लगता है कल्याण चौबे जी को गाली दो,
मैंने तो बता दिया ना, कोच को गाली दो कहानी खत्म। तो ये है टेक्निकल जो हमारे डायरेक्टर है उनका रोल। कहां हमारे टेक्निकल डायरेक्टर रॉबेन होते थे और आज कहां हमारे टेक्निकल डायरेक्टर सैयद पासा है। मैं एज अ इंडिविजुअल सवाल नहीं उठा रहा, सीवी बोलता है। आप रॉबेन का सीवी देखिए और आप सैयद पासा का सीवी देखिए और आप फिर बिलीव करिए क्या इंडिया का टेक्निकल डायरेक्टर किसको होना चाहिए। और काम उन्होंने कुछ खास किया नहीं। सीवी छोटा हो, काम अच्छा करे तो आपकी वाह हम जरूर कर ले, पर आपका सीवी भी कुछ खास नहीं और काम तो आपके, जितने मैं कम बोलूं, जितनी कोचिंग अपॉइंटमेंट में मैं कम बताऊं कहानी, कैसे कैसे कोच अपॉइंटमेंट हो रहे थे, उसकी बात खत्म है। लाइसेंस एक और मेजर पॉइंट होता है टेक्निकल डायरेक्टर, कोचिंग एजुकेशन। जितना बड़ा फ्रॉड इस टाइम इंडियन फुटबॉल में हो रहा है, उससे बड़ा फ्रॉड इस टाइम कोचिंग एजुकेशन में हो रहा है, जो टेक्निकल डायरेक्टर के नाक के अंडर हो रहा है। अब वो इन्वॉल्व है क्या है वो पता नहीं। कोचिंग अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर सीनियर टीम की तो बात की, यूथ टीम के कोचेस भी जो अपॉइंट हो रहे हैं उनका कोई प्रोसेस नहीं है। फोन करके तू आएगा भाई, तू नहीं आएगा, इतना पैसे दे रहे तू आएगा नहीं आएगा, 30,000 में तू आ जाएगा तो 30,000 में तू घर में बैठा है तू आ जा। भले ही उस बंदे ने 3 साल से कोचिंग नहीं करी है, उसको हम वुमेन्स टीम का हेड कोच बना देंगे। यह है कहानी हमारी कोचिंग अपॉइंटमेंट की। कोई प्रोसेस नहीं, पैसे नहीं है, आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट दीजिए, आप एक बोनस बेस्ड सैलरी दीजिए। गवर्नमेंट तो पैसा दे ही रहा है, जस्ट बिकॉज कोई 30,000 में काम करने को तैयार, आप उसको कोच बना देते हो किसी भी हमारी टीम का। तो ये कोचिंग प्रोसेस को लेके ये है। उसके अलावा हमारी जो फेडरेशन है, सीनियर टीम की तो मौकरी बनाई, वुमेन्स टीम का डाउनफॉल भी अंडर इस टेन्योर के अंदर हुआ है। वुमेन्स टीम इतनी घटिया नहीं थी जितनी घटिया अब हो गई है। हम सैफ की टीम्स को 4-4, 5-5 0 हराते थे हर कैटेगरी में वुमेन्स में। आज की डेट में हम सैफ में हमारी धज्जियां उड़ रही है वुमेन्स कैटेगरी में। सेम अबाउट हमारी यूथ टीम्स की कहानी भी वही है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा उसके ग्रास रूट की अगर थोड़ी बात कर लें, एफएफ के अंदर ग्रास रूट एक मेजर रीजन है। पाइपलाइन टैलेंट का खत्म हो चुका, काट दिया गया है ग्रास रूट टूर्नामेंट्स। कोविड के बाद स्टार्ट करने में इनको 2 से 2.5 साल लग गए, अभी तक यूथ लीग्स प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई नहीं है। पिछले 1 साल में थोड़े बहुत यूथ टूर्नामेंट्स और नेशनल चैंपियनशिप हुई है, बट वो एक टूर्नामेंट है, उसको ईयर लॉन्ग अभी तक कर नहीं पाए हैं। ग्रास रूट के नाम पे इनको लगता है अंडर 17 नेशनल करा दो, ग्रास रूट हो गया जी। ग्रास रूट जी वो नहीं है, जब तक आप अंडर 5, अंडर 7, अंडर 9 का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फुटबॉल फेस्टिवल नहीं कराओगे, तब तक आपका ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि अंडर 17 नेशनल्स करा रहे हो, सेलेक्टिव प्लेयर के लिए करा रहे हो, उससे फुटबॉल को बढ़ावा ग्रास रूट लेवल पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया दादागिरी, एएफएफ के ऑफिशियल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर बिगिनिंग लेवल एम्प्लॉय है ना, उनका एटीट्यूड देखना, आपका जब उनसे बोलचाल होगा किसी भी काम को लेके, वो ऐसा फील कराएंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो। मैं कह रहा हूं टॉप टू बॉटम, स्टार्ट फ्रॉम मिस्टर प्रेसिडेंट, गो स्टिल वेरी वेरी बॉटम, आप ड्राइवर लेवल पे चले जाओ, ऐसा फील करवाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री है, उनकी जॉब पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। चाहे वो गलत करे सही करे, उनकी जॉब सरकारी नौकरी है। ये दादागिरी है। दूसरी बात, शॉर्टकट्स। मैंने बोला अनाउंसमेंट एफसी विजन निकालते हैं। अभी तक फिर कह रहा हूं, 2012 में बना लक्ष्य डॉक्यूमेंट इज अ बेस्ट डॉक्यूमेंट। उसका अगर 30% काम भी आज तक कर देते, हम एशिया कप रेगुलर खेल रहे होते और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की लेटर स्टेज में होते और यूथ वर्ल्ड कप खेल चुके होते। नहीं, हम लोग क्या पसंद करते हैं, हर 2-3 साल में एक नया डॉक्यूमेंट निकालना। हमने निकाला था लक्ष्य 2012 में, फिर हमने निकाला विजन डॉक्यूमेंट 2017 में, निकाला एक 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट। फिर आए हमारे नई लीडरशिप, हम निकाला है 2047 विजन डॉक्यूमेंट। 2047 तो भूल जाओ आप, इन्होंने जो 2026 के टारगेट रखे थे ना, वो टारगेट सारे के सारे फेल कर चुके हैं। एक भी टारगेट किसी भी चीज में अचीव नहीं कर पाई कल्याण चौबे और उनकी एएफएफ की टीम। तो इनको शौक होता है बात बात पे विजन डॉक्यूमेंट निकालना, और ये कहानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भैया इनके नीचे। एएफएफ की हालत ये है, इनके नीचे जाएंगे अगर तो स्टेट फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, जितने घपले एएफएफ के अंदर है उससे कई गुना घपले और कई गुना जीरो वर्क स्टेट फेडरेशन के अंदर है। ये पूरी सीरीज में मैंने आपको 7 मेजर पिलर्स इंडियन फुटबॉल के बताए हैं, 7 मेजर प्लेयर्स की प्रॉब्लम बताई है। और भी बहुत सारे इंडिविजुअल में चीजें में जाओगे आप बात कर सकते हो। मेजॉरिटी जगह सारी टीम्स में प्रॉब्लम है। एएफएफ एडमिनिस्ट्रेटिव में जाओगे, अगर आपने कोई भी पार्ट देखा है, ऐसे 7 पार्ट हैं टोटल। आप खेलना हो टीवी के सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हो, दोबारा भी लाइव देख रहे हो तो लाइव देखिए, बाद में भी देख सकते हो। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। आपको ऐसे ही और कंटेंट सपोर्ट चाहिए भाई, यही सब करने के लिए नहीं होगा तो ये हम भी खत्म हो जाएंगे इसी एक दिन में।